नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने केरला के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को शर्तों के साथ जमानत देने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में आज कप्पन की जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी। आज भी कपिल सिब्बल ने वकील होने की भूमिका निभाई। तीस्ता सितलवाड़ की जमानत के मामले में भी कपिल सिब्बल ने ही बहस की थी। सिद्दीक कप्पन अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किए गए थे, जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में अनुसूचित जाति की एक पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। सिद्दीक कप्पन के साथ अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम को भी गिरफ्तार किया गया था। कप्पन के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको यह दृश्य याद तो होगा, पीड़िता के परिवार वाले पुलिस की जीप के आगे दहाड़ मारकर रो रहे थे कि उनकी बेटी की लाश को कम से कम घर के आंगन में लाने की अनुमति दी जाए, मगर पुलिस आगे बढ़ गई और आधी रात के बाद अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हत्याकांड को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या क्या दावे किए गए, जाति की पंचायतें हुई, गोदी मीडिया ने उसे कवर किया, मगर पीड़िता का अंतिम संस्कार अंधेरे में किया गया। हाथरस की पीड़िता के साथ जो नाइंसाफी हुई, उस पर भी यह समाज चुप हो गया। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को गुस्सा नहीं आया। यह वही समाज है जिसकी चुप्पी पर इन दिनों बहस हो रही है कि बिल्किस बानो के बलात्कार के मामले में सजा काटने के बाद जो रिहा किए गए हैं, उन्हें माला पहनाया जा रहा है और समाज कैसे देख रहा है, चुप क्यों है। आपको यह दृश्य भी याद होगा, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस रवाना होने जाते हैं तो पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की करती है। राहुल जमीन पर गिर जाते हैं, उल्टा इन पर राजनीति का आरोप लगाया जाता है। अंत में किसी तरह प्रियंका गांधी हाथरस की पीड़िता के घर पहुंच पाती हैं। आपको यह भी दृश्य याद होगा कि जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ किस तरह की धक्का मुक्की हुई। डॉक्टर काकोली घोष, दस्तीदार, प्रतिमा मंडल, ममता ठाकुर को भी हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिलने से रोका गया था। इन्हीं सब घटनाओं को कवर करने के लिए केरला के मलयालम समाचार पोर्टल अझीमुखम के संवाददाता और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की दिल्ली इकाई के सचिव सिद्दीक कप्पन हाथरस के लिए रवाना होते हैं और 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन पर आरोप लगा कि कानून व्यवस्था खराब करने के लिए हाथरस जा रहे थे। 2 साल से सिद्दीक कप्पन जेल में हैं। कप्पन की कहानी जमानत मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि उन यातनाओं की कहानी है जिससे कप्पन परिवार 2 साल से गुजर रहा है। बिना उसे जाने आप जमानत के इस आदेश के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। इस दौरान पिछले साल 18 जून को कप्पन की मां खादीजा कुट्टी चल बसी। लंबे समय से बीमार थीं और बेटे के घर आने की राह देखती रही। फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को 5 दिनों की जमानत दी ताकि वे अपनी बीमार मां से मिल सकें। उसके पहले जनवरी 2021 में वीडियो कॉल से मां को देखने की अनुमति दी गई, तब वे बिस्तर पर बीमार पड़ी थीं। मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि बीमार मां अपने बेटे की आवाज न सुन सकी, न स्क्रीन की तरफ देख सकी, इतनी बीमार थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर कप्पन को मां से मिलने की अनुमति दे दी, मगर मीडिया, सोशल मीडिया या पब्लिक से बात करने पर पाबंदी लगा दी। कप्पन को यूपी पुलिस के अफसरों के साथ केरला भेजा गया। अफसरों को घर के बाहर पहरा करने की अनुमति थी, मगर कप्पन जब मां से मिलने भीतर जाएं तब साथ में जाने की मनाही थी। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कप्पन इस मौके का फायदा उठाकर अपने लिए सहानुभूति इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कोर्ट ने पाबंदियां लगाई। सिब्बल ने कोर्ट में कहा था उस वक्त कि डॉक्टरों के मुताबिक कप्पन की मां 2 या 3 दिनों से ज्यादा शायद न जी पाएं। मेहता ने उस समय कहा था कि कप्पन की मां फोन पर अपने बेटे को पहचान नहीं पाती हैं और इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है। इसके जवाब में जस्टिस बोबडे ने कहा था कि यह अनफेयर है, गलत है। हम एक मां की बात कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कोई आदमी, चाहे वो कोई भी हो, अपनी मां की हालत के बारे में झूठ बोलेगा। 18 जून 2021 को कप्पन की मां का देहांत हो जाता है। सिद्दीक कप्पन अपने आवेदनों में कहते रहे कि मैं पत्रकार हूं, मैंने भारतीय प्रेस परिषद के परिभाषित दायरे से बाहर जाकर कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं।
उनके साथ अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम भी जेल में बंद हैं। इस साल 15 अगस्त को उनकी बेटी महनाज कप्पन का वीडियो सामने आया, जिसमें 9 साल की महनाज कह रही हैं कि वे एक पत्रकार की बेटी हैं जिन्हें जेल में डाल दिया गया है। മാന്യസദസ്സിന് വന്ദനം. ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ഞാൻ മെഹനാസ് കാപ്പൻ. ഒരു പൗരന്റെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും തകർത്ത് ഇരുട്ടറയിൽ തളക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മകൾ. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം 76ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ച ഈ മഹത്തരമായ വേളയിൽ ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന അചഞ്ചലമായ അഭിമാനത്തോടെയും അധികാരത്തോടെയും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും ഭഗത് സിംഗിന്റെയും അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും വിപ്ലവ നായകന്മാരുടെയും ജീവത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇന്ന് ഓരോ ഭാരതീയനും അവൻ എന്ത് സംസാരിക്കണം, അവൻ എന്ത് കഴിക്കണം, ഏത് മതം തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ചോയ്സ് ഉണ്ട്. उम्मीद है महनाज कप्पन जल्दी अपने पत्रकार पिता सिद्दीक कप्पन से मिल सकेंगी। हाउसिंग सोसाइटी के लोग इस खबर पर भी चर्चा नहीं करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में कर्तव्य पथ की तस्वीरें साझा करते रहेंगे जैसे कभी सड़क न देखी हो। सिद्दीक कप्पन, अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम पर शांति भंग करने का आरोप मथुरा की अदालत में खारिज हो गया था। 16 जून 2021 को मथुरा कोर्ट ने उन पर शांति भंग करने के आरोप रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस 6 महीने में जांच पूरी करने में असफल रही। नोट कीजिए, यूपी पुलिस ने अप्रैल 2021 में 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। कप्पन को कोविड भी हुआ, तब केरल के मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि अच्छे अस्पताल में इलाज हो। केरल के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि उसके इलाज के लिए तुरंत सुनवाई हो। कप्पन की पत्नी रेहाना कप्पन ने भी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा कि कप्पन को बिस्तर से बांध दिया गया है, वह शौच के लिए नहीं जा सकता और खाना नहीं खा सकता। क्या ये सब आप सुन पा रहे हैं? उसे कई तरह की बीमारियां हैं, उनकी पत्नी कहती हैं। फिर उसे एम्स लाया गया, लेकिन वहां से जल्दी ही यूपी ले जाया गया। परिवार वालों को अस्पताल में मिलने नहीं दिया गया और इलाज पूरा भी नहीं हुआ कि वापस ले जाया गया। यह परिवारजनों का आरोप था। 2 साल में भी यह केस अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा। कोविड के दौरान कप्पन की पत्नी रेहाना कप्पन ने जिस तरह के आरोप लगाए वे इतने साधारण नहीं थे, वरना रेहाना कप्पन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र नहीं लिखती। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि 28 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कप्पन को ठीक होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाए, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी उन्हें अस्पताल से निकालकर जेल में डाल दिया गया। 6 मई 2021 की आधी रात को अस्पताल से छुट्टी देकर कप्पन को एम्स से मथुरा जेल भेजा गया। कप्पन की लड़ाई उनकी पत्नी और केरला के सैकड़ों पत्रकारों ने एकजुट होकर लड़ी है। रेहाना कप्पन को अपने पति सिद्दीक कप्पन के काम पर इतना भरोसा था और उस काम के प्रति इतना सम्मान था कि सिद्दीक का मुकदमा लड़ते लड़ते पत्रकार बन गई। 2 दिन पहले न्यूज मिनट में उनका इंटरव्यू छपा कि सिद्दीक का केस लड़ने के लिए उनके पास वकील और पत्रकार बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। केस क्या होता है, मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, रेहाना ये सब समझने लगी। भारत के एडिटर्स गिल्ड ने भी कप्पन के साथ अस्पताल में हुई नाइंसाफी को लेकर बयान जारी किया। साथ बहुतों ने दिया, मगर केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शुरू से ही अपने पत्रकार साथी के साथ खड़ा रहा। कप्पन इसी यूनियन के दिल्ली इकाई के सचिव हैं। केरला के 100 से अधिक पत्रकार, फोटोग्राफर मिलकर संघर्ष करने लगे। गिरफ्तारी के दिन ही पत्रकारों ने वकील कपिल सिब्बल से संपर्क साधा। सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश बीरन की मदद से मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया गया। इनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस दिया कि कप्पन सुरक्षित रहें। डायबिटीज के रोगी कप्पन के इलाज के लिए भी आदेश जारी करना पड़ा। इस केस का ट्रायल लखनऊ की विशेष अदालत में चलने वाला है।
पुलिस शुरू में वो भी उसका मदद था, वो रिलीज करने के लिए तैयार था। और हमने इधर हमारा 2-3 कोलीग्स वो मदुरै जाने के लिए एक टैक्सी भी बुक किया था, लेकिन अचानक वो पुलिस का स्टैंड में चेंज हो गया और उन्होंने हमको बता दिया कि वो अभी नहीं हो पाएगा, आप कोर्ट के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा। और हमने ये डिसाइड कर दिया कि पहले एक हेबियस फाइल कर देगा, सिद्दीक कहाँ पे हो, कैसे हो, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हेबियस फाइल करेगा। ऐसा हमने हेबियस फाइल कर दिया। उस समय चीफ जस्टिस था, बोबडे था चीफ जस्टिस, और वो हेबियस देने के कारण कापिन को कोई प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये था कि कापिन को लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यूपी में सारा कुछ इंसिडेंट्स हो गया है, इसलिए हमको थोड़ा वरी था क्या हो जाएगा। 2 വർഷമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിയമപോരാട്ടത്തിലാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, KWJ യൂണിയൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ജാമ്യം കിട്ടുന്നു, എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. കാപ്പൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, നിരപരാധിയായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, ഇതേപോലെ നിരപരാധിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് UAPA ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്, യാതനകളുണ്ട്, ഫാമിലിയുടെ ആയിട്ടും കാപ്പൻ്റെ ആയിട്ടും. ഇതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് UP ഗവൺമെൻറ്റും UP സർക്കാരും ഒരുപാട് 2 വർഷത്തോളം നീട്ടി. ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് കാപ്പൻ. അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയാവും. हम समझते हैं कि आज कप्पन बरी नहीं हुए हैं, सशर्त जमानत मिली है, लेकिन यह केस इतना साधारण नहीं है। इस तरह की गिरफ्तारियों को लेकर तमाम उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे फर्जी तरीके से, बिल्कुल फर्जी तरीके से NSA लगाकर डॉक्टर कफील खान को महीनों जेल में रखा गया। UAPA, NSA और देशद्रोह की धारा 124 से लगाकर आवाज उठाने वालों को यातनाएं दी गई। आप कप्पन, कफील खान, अखिल गोगोई, दिशा रवि, इन सब मामलों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अखिल गोगोई को 12 दिसंबर 2019 के दिन गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2009 के एक मामले में NSA लगा दिया गया। 1.5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद जून 2021 में अखिल गोगोई को NIA कोर्ट ने रिहा कर दिया। NIA कोर्ट के जज प्रांजल दास ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर, ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं और जिन पर चर्चा हुई है, मैं सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सभी साक्ष्यों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के इरादे से आतंकी कार्रवाई की गई या लोगों को आतंकित करने के इरादे से आतंकी कार्रवाई की गई। इसलिए अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने का कोई मामला नहीं बनता है। अखिल गोगोई के अलावा जगजीत गोहेन और भूपेन गोगोई भी बरी कर दिए गए। सब आपके सामने फर्जी आधार पर ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं कि लोगों को 1-1 साल, 2-2 साल जेल में डालकर सड़ा दिया गया और इसकी जानकारी आप तक ना पहुंचे, चर्चा ना हो, इसके लिए 100 इंतजाम कर दिए गए गोदी मीडिया के जरिए। इसलिए सिद्दीक कप्पन की सशर्त जमानत के आदेश का मामला केवल एक केस के आदेश का मामला नहीं है, मगर यह भी कहना जरूरी है कि तमाम मामलों में जमानतें मिलती रहीं, लेकिन उन सब के बाद भी कप्पन के मामले में किसी को उम्मीद नहीं थी कि जमानत का दिन आएगा। कप्पन का अंधेरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हर दिन गोदी मीडिया के जरिए देश को शाम 7:30 बजे का ऐसा कृत्रिम उजाला दिखाया जाता रहा। यह कर्तव्य पथ है। ढिंढोरा पीटा गया कि नाम बदल देने भर से औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति मिली है। एक निम्न मध्यम वर्गीय देश शाम के वक्त भव्य सजावट करता है ताकि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का सीधा प्रसारण हो सके, भाषण हो सके। अगर यह औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति है, तब फिर सवाल करने, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने, पत्रकारिता करने पर देशद्रोह से लेकर आतंकी धाराओं में जेल में सड़ा देने की मानसिकता क्या अंग्रेजी हुकूमत की मानसिकता नहीं है? डराने धमकाने की सत्ता की यह मानसिकता आज भी है और जनता को सड़क का नाम बदलकर भरोसा दिया जा रहा है कि औपनिवेशिक मानसिकता से आजादी के दिन है। इस मानसिकता से तभी आजादी मिल गई थी जब लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी कपड़ों की होली जला दी और खादी का धारण कर लिया था। आपको तय करना है
कि सड़क का नाम बदल देने से औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति मिलती है या उन धाराओं को खत्म कर देने से जिसे अंग्रेज इसलिए लाए थे कि कोई भारतीय भारत माता की जय तक ना बोल सके। तरह तरह से सूचनाओं के सिपाहियों को जेल में डालकर आप नागरिकों के लिए एक अंधेरा पथ बनाया जा रहा है, वो दिखाई ना दे इसलिए इस तरह से कर्तव्य पथ सजाया जा रहा है। यहां आए तो आप सेल्फी जरूर लें, आप लेंगे भी। सिद्दीक कप्पन की जमानत की खबर बताती है कि सत्ता की औपनिवेशिक मानसिकता आज भी बरकरार है और आज भी पत्रकार से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता इस मानसिकता के शिकार हो रहे हैं। वरना कर्तव्य पथ को आजादी का प्रतीक बताने से पहले देशद्रोह की धारा खत्म कर दी जाती। सरकार अगर इस मानसिकता से मुक्ति के प्रति ईमानदार होती तो फर्जी तरीके से एनएसए लगाने की बात पर अफसोस प्रकट करती, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती, कभी नहीं की गई। इसी 4 अगस्त को जब हमने प्राइम टाइम में कप्पन के केस को कवर किया तब कोई उम्मीद नहीं नजर आई कि जमानत भी मिलेगी। अभी भी कप्पन के साथ गिरफ्तार हुए अतीकुर रहमान और बाकी साथियों की जमानत बाकी है। आज की सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से महेश जेठमलानी जमानत का विरोध कर रहे थे। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। सिद्दीक कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। कप्पन सीएए, एनआरसी और बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व हाथरस की घटना को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का बड़ा हिस्सा है। वो पीएफआई के वित्तीय शोधनकर्ता रऊफ शरीफ के साथ साजिश कर रहा था। 2010 में पीएफआई कैडर ने बेरहमी से न्यूमैन कॉलेज के क्रिश्चियन लेक्चरर टीजे थॉमस के हाथ काट दिए थे, यह आरोप लगा था। 2013 में जब पीएफआई समर्थित हथियार प्रशिक्षण आतंकवादी शिविर पर केरल पुलिस ने छापा मारा था, जिसकी एनआईए ने जांच शुरू की थी। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत नहीं दी। तब कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कप्पन की तरफ से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 45,000 रुपए बैंक में जमा कराने के आरोप हैं। पीएफआई कोई प्रतिबंधित या आतंकी संगठन नहीं है। वो अक्टूबर 2020 से जेल में है। वो पत्रकार है और हाथरस की घटना के कवरेज के लिए जा रहा था। चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास कोई विस्फोटक पदार्थ मिला, कोई ऐसी सामग्री मिली जिससे लगा हो कि वो साजिश रच रहा था। तब यूपी सरकार के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कप्पन के पास से कोई विस्फोटक नहीं मिला, उसकी कार से कुछ लिटरेचर साहित्य मिला है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि साहित्य ये था कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कप्पन 2 साल से जेल में है, लग रहा है कि अभी मामला आरोप तय करने के चरण में भी नहीं पहुंचा है। तब कोर्ट ने कहा कि हम कप्पन को जमानत दे देंगे, कुछ शर्तें लगाएंगे और शर्तें ये हैं कि कप्पन स्थानीय पुलिस के क्षेत्र में ही रहेंगे। तब सिब्बल ने कहा कि वो केरला के हैं, दिल्ली में काम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कप्पन दिल्ली में 6 महीने रहेंगे और बाद में केरला जा सकेंगे, पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे और हर ट्रायल पर खुद या वकील के जरिए पेश होंगे। कप्पन को दिल्ली के जंगपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में रहना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी और 6 महीने के बाद केरला जा सकेंगे, लेकिन वहां भी हर सोमवार थाने में हाजिरी देंगे। कप्पन इस समय लखनऊ जेल में बंद हैं। चीफ जस्टिस ने जब पूछा कि हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है, कप्पन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी आवाज उठाना चाहते हैं, क्या यह कानून की निगाह में अपराध है? द वायर ने लिखा है कि इस सवाल पर यूपी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। यूपी सरकार की सारी दलीलें बहुत कम समय में अदालत के सामने ध्वस्त हो गईं। पिछले 2-2.5 साल से ये ट्रेंड शुरू हुआ है जहां पे केंद्र सरकार के नीचे जो पुलिस काम करती है, जैसे दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस या अलग अलग प्रदेशों में जहां पे बीजेपी हुकूमत में है, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया पत्रकारों की गिरफ्तारी का। खासतौर पे ये कह के कि भाई आपकी फलाना स्टोरी जो है इससे या तो सेडिशन का मामला बनता है या टेरर का मामला बनता है या और भी 153, 505 के तहत एफआईआर जो है लॉन्च किए जाते हैं और ये पत्रकार की आवाज को दबाने का एक बहाना बन गया है। सिद्दीक कप्पन का केस सबसे जटिल था क्योंकि लगभग 2 साल
तक जो है वो जेल में बंद रहे। लोअर कोर्ट ने उनकी ठीक से सुनवाई नहीं की, हाई कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया, और कश्मीर में भी 2-3 ऐसे पत्रकार हैं जो 5-6 महीने से ज्यादा यूएपीए और पीएसए के तहत वहां पे उनको बंद किया गया, फहद मीर फॉर एग्जांपल या सज्जाद गुल। तो आज ललित साहब ने न सिर्फ सिद्दीक कप्पान को बेल दिया, बल्कि जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए सरकार की के चार्जेस पे, एक तरह से सरकार की नीति पे, मुझे लगता है कि ये बहुत ही पत्रकारों को आश्वासन देने वाला एक कदम उन्होंने उठाया है। और मैं चाहता हूं कि इससे एक संदेश जाए यूनियन गवर्नमेंट को, बट ऑल्सो उत्तर प्रदेश और अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कि ये क्रिमिनल लॉ का दुरुपयोग जिस तरह से वो जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज कर रहे हैं, मेहरबानी करके ये क्रिमिनल प्रोसेस जर्नलिज्म की आवाज को दबाने के लिए इस काम को आप बंद करो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ जाता है। क्या इस तरह के केस बनाने वाले अफसरों के खिलाफ कभी कार्रवाई होगी? कभी कोई बात करेगा? क्या अदालत सजा देगी? या वो केस है जिसमें किसी को जमानत मिली है, तो ऐसे ही न जाने कितने केस में जमानत का इंतजार है, और न जाने कितने ऐसे लोग इस तरह से जेल में डाले जाने वाले हैं। 27 अगस्त की इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर बताता हूं। एक पत्रकार ने खबर लिख दी कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हटाए जा सकते हैं, तो उन पर केस हो गया। पत्रकार अनिरुद्ध निकुम के खिलाफ राजकोट में एफआईआर हो गई। अनिरुद्ध असल काठियावाड़ी अखबार के लिए लिखते हैं। राजनीति की खबरों में ऐसी खबरें मामूली मानी जाती हैं कि कौन हटेगा कौन बनेगा, लेकिन इतने भर से एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अफवाह फैलाकर जनता को भयभीत करने के मामले की धारा लगा दी गई। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, इसमें भयभीत होने वाली क्या बात है, लेकिन एफआईआर दर्ज होती है। एक्सप्रेस के अनुसार लिखा गया है कि भारतीय जनता में कथित रूप से बेचैनी पैदा करने के इरादे से खबर छापी गई। बताइए, हमने आपको 20 सितंबर 2021 के प्राइम टाइम में एक ऐसी ही खबर दिखाई थी। 31 साल के धवल पटेल ने पिछले साल मई में जब सूत्रों के हवाले से खबर लिखी कि विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है, तब पुलिस ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया। उनकी खबर को वेबसाइट से हटाना पड़ा और धवल पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में धवल पटेल ने भारत ही छोड़ दिया, ऐसी खबर आई थी। धवल पटेल की बात सही साबित हुई, रूपाणी हटा दिए गए। सिद्दीक कप्पन की जमानत की खबर राहत की खबर नहीं है, बल्कि उदास करने वाली है। उसमें सब सारी चीजें जो आड़े आ रही थी, वो ये आड़े आ रही थी कि यूएपीए आपने उन पर लगा दिया। उस यूएपीए की आड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो बेबुनियाद, निराधार और बेसिर पैर के आरोप उन पर लगाए, तो वो उन आरोपों की आड़ में उनको इतने समय तक कैद रहना पड़ा, उनके परिवार को बहुत सफर करना पड़ा, बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। सवाल तो असली अब ये है कि जिन उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने या वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने सादिक कप्पन को, एक बेकसूर पत्रकार को, जिस तरह के झूठे केसेस में फंसा करके 2 साल तक 23 महीने तक ऑलमोस्ट जेल में रखा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कि उनकी कोई जवाबदेही होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि उन लोगों को, एक बेकसूर व्यक्ति को इतने लंबे समय तक, इतने महीनों तक झूठे केसेस में बंद करने का कौन सा अधिकार था, अरेस्ट करने का, तंग करने का? और इससे भी बढ़कर बात यह है कि आप एक मैसेज भेजना चाहते हैं इन तरह की बेकसूर लोगों को जेल में बंद करके, ताकि सारे देश में पत्रकार बिरादरी में इस तरह का मैसेज जाए कि देखिए, सिद्दीक कप्पन की तरह अगर आपने सरकार के खिलाफ लिखा, आप व्यवस्था के खिलाफ लिखा, सरकार के गलत कामों को आपने एक्सपोज किया, तो आपका भी वही हाल होगा जो सिद्दीक कप्पन का हुआ। बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा है कि 11 दोषियों को रिहा करने के मामले में आदेश और दस्तावेज पेश किए जाएं। इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। दोषियों को भी 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने, अब दूसरी खबर है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है कि प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना पोषण अभियान में बहुत लापरवाही हो रही है। यह काम महिला बाल विकास विभाग का है। अब केंद्र सरकार ही इस विभाग के काम पर सवाल उठा रही है। इसी विभाग की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पोषण आहार योजना में कथित तौर पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। केवल यही मामला नहीं है, बाल गृह में अंडा और चिकन की सप्लाई के आदेश जारी हो जाने के बाद भी गृह मंत्री ने कह दिया अंडे का फंडा नहीं चलेगा।
प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, कपड़े सुंदर खाना सुंदर, कपड़े सुंदर खाना सुंदर। इसी खाने को पौष्टिक और सुंदर बनाने के लिए देश में एकीकृत बाल विकास योजना लागू हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में इस योजना पर खुद महालेखा परीक्षक ने सवाल उठाए। काश सरकार रिपोर्ट पर ध्यान देती, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान इसे ड्राफ्ट रिपोर्ट बताकर खारिज करने पर है। ड्राफ्ट रिपोर्ट है, एक प्रक्रिया है कि एजी यदि किसी भी मामले में जब जांच करता है और उसको यदि कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं तो वो विभाग को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजता है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। हालांकि यही खत बताता है कि 12 अगस्त को महिला बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी गई। आखिरी पैरे में साफ लिखा है कि 2 हफ्ते तक जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कोई जवाब नहीं है और इसे कैग 2020-21 की रिपोर्ट में भेज दिया जाएगा। आज तक सरकार ने जवाब नहीं भेजा है। हाँ, एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद आनन फानन में आंगनबाड़ियों को तलब किया गया, उनसे 5 साल के रिकॉर्ड मांगे गए। हम लोगों की मीटिंग थी कल, तो इसमें हम लोगों को THR की जानकारी देना थी, तो पिछला रिकॉर्ड भी मांगा गया था हम लोगों से। 5 साल का रिकॉर्ड मांगा गया था, तो हम लोगों ने 5 साल का हर आंगनबाड़ी केंद्र ने अपना अपना रिकॉर्ड बना के दिया 2018 से लेके 22 तक का। तस्वीरों में तो इन बच्चों के पोषण का पूरा ख्याल है, लेकिन हकीकत में एक अंडा तक सियासत में उलझा है। सुनिए जो खाना बंटता है वो कैसा है। फल दें उनको, या अंडों का कहा था उन्होंने कि हम अंडे दिया करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं है। अब एक एक अंडा ही बच्चों को दे दें तो बच्चे को कुछ तो हो बच्चों में। THR जो आ रहा है तो ये इतने अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते और ना तो महिलाएं लेना पसंद करती। बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़ी लापरवाही की एक और बानगी है ये खत। केंद्र ने पोषण अभियान में 3 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का हर महीने डोर टू डोर सर्वे नहीं होने पर गंभीर आपत्ति जताई। चेतावनी भी दी कि इस रवैये से राज्य को मिलने वाला 21 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो जाएगा। इस योजना में पोषण अभियान ट्रैकर के लिए स्मार्टफोन खरीदा जाना था। सरकार कह रही है कुछ लैप्स नहीं होगा, मोबाइल खरीद लिया गया है। कोई बजट लैप्स नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ पर जो 4.5 की कंडिका है, उस कंडिका के अनुसार में उसमें मोबाइल खरीदी की बात कही गई है। उसमें भी मध्य प्रदेश के 54 जिलों में से सभी जिलों में मोबाइल खरीद लिए गए हैं, 13 जिले कुल बचे हैं। चलिए मोबाइल और पोषण ट्रैकर को लेकर मंत्री जी को एक रियलिटी चेक हम दिखाते हैं। 1 नहीं 8 जिलों से, जहां मिले वहां भी इतनी घटिया क्वालिटी की जिससे काम संभव नहीं। मोबाइल नहीं मिला। आपके पूरे ब्लॉक में किसी को मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मुझे मोबाइल मिला था 2020 नवंबर में और अभी फ़िलहाल की स्थिति में मोबाइल बंद हो चुका है, तो अब हम अपना ये जो विभाग का काम है वो अपने पर्सनल मोबाइल से करते हैं। हमें 2017 में कार्बन कंपनी के मोबाइल दिए गए थे, जो कि अब किसी काम में नहीं आ रहे हैं, सब डिब्बे बने हुए। ये 27 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए 27 साल में आपको कोई मोबाइल वगैरह शासन की ओर से मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कार्यकर्ता दिए गए? नहीं, अभी आए नहीं है, जब आएंगे तब वितरण हो जाएंगे। मोबाइल नहीं मिलने से पोषण ट्रैकर का काम मुश्किल में है। दूसरी अहम बात यह है कि राज्य में 97,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 5 महीने से पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है। ऐसे में कई जगहों पर डोर टू डोर सर्वे नहीं हो पा रहा है। तनख्वाह तो 5 महीने से नहीं मिल रही, आधी तनख्वाह आ रही है। अधिकारियों को मान लो इतना पैसा मिलता है, राजनीति वालों को अच्छा पैसा मिलता है, तो उन लोगों के परिवार अच्छे से पालन पोषण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो मात्र 10,000 रुपए हैं और 10,000 में भी टुकड़ों में डलते हैं, तो फिर दिक्कतें तो आती हैं। यह हालात उस राज्य में है जहां मुख्यमंत्री के पास महिला बाल विकास विभाग है। उन्होंने खुद इसी साल सदन में बताया था कि प्रदेश में 0 से 5 साल की उम्र के 65,02,723 बच्चे हैं। इनमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इसमें से भी 6,30,000 अति कुपोषित हैं। SRS के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 1000 में 46 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। देश में शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश अव्वल, मातृ मृत्यु दर में देश में दूसरे नंबर पर, लेकिन कन्या पूजन जैसे प्रतीकों में पहले नंबर पर। तथ्य और तस्वीरें क्या ही झूठ बोलेंगे।
लेकिन फिलहाल सरकार दलील देने में व्यस्त है, क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं, जिनकी थाली लूटी जा रही है वो इस देश की चमक धमक और मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा नहीं है। सियासी तौर पर एक दो बार मामला उठ भी जाए, अखबारों में आ भी जाए, उसके बाद उस पर स्याही पोत भी दी जाती है। आखिर गरीब मरता भी है तो परवाह किसे है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कभी कंटेनर को शाही बताकर, राजमहल बताकर, तो कभी राहुल गांधी की टी शर्ट के दाम बताकर बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा कर रही है। जब कथित रूप से कई लाख रुपए का सूट पहनने पर प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर आ सकते हैं, तो टी शर्ट के दाम पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री के सूट के धागे में उनका नाम लिखा था। यह सूट खास तौर से उनके लिए ही बनाया गया होगा। यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने नाम के धागे वाला सूट खरीदने ना पहुंच जाएं। जब राहुल ने उनके सूट को लेकर सूट बूट की सरकार का नारा दिया, तब वह सूट नीलाम कर दिया गया। अब बारी राहुल की थी। टी शर्ट के दाम वायरल कराए जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे कंटेनर के भीतर का हाल दिखाया, खंडन करने के लिए कि सोशल मीडिया में जिस तरह से इसे राजमहल बताया जा रहा है, ये केवल एक कंटेनर है, मामूली सुविधाएं हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सड़क पर निकले 2 दिन हो गए हैं। अब तक तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। शुक्रवार को राहुल गांधी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन अध्यक्ष बनने के सवाल को वे एक बार फिर टाल गए। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं। जब इस भाव का सवाल राहुल गांधी से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। जाहिर है नेतृत्व का सवाल एक बार फिर से जवाब के बिना ही रह गया। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और देखना है कि राहुल गांधी नामांकन करते हैं या नहीं। इसके भी जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा वो कुछ ऐसा था कि चित भी मेरी पट भी मेरी। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इस बीच बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत से लेकर कंटेनर तक पर ताना मारा जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलेगी और इस दौरान यात्रियों को ठहरने के लिए कांग्रेस ने 60 कंटेनरों की व्यवस्था की है। राहुल गांधी भी इनमें से एक कंटेनर में रात बिताते हैं। बीजेपी ने इन कंटेनरों को अय्याशी का अड्डा बता दिया। जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस ने बीजेपी को एलएसी पर चीन के बसाए गांवों की याद दिलाई। उन्हें लद्दाख में एलएसी पर चीन ने जो गांव बसा दिए, 10-10 गांव बसा दिए, वो नहीं दिखते। कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने के लिए निकली है, उनकी व्यवस्था उन्होंने क्या बस्ती बनाई वो दिख रही है। यही इनकी प्राथमिकताओं में दिक्कत है। 150 दिन के लिए मेरा घर देखिए, कोई आलीशान घर तो नहीं है, कंटेनर है जहाँ 2 बिस्तरे हैं, एक अटैच बाथरूम है, बस और कुछ नहीं। 11 सितंबर को कांग्रेस की यात्रा तमिलनाडु से निकलकर केरल में प्रवेश करेगी। कांग्रेस अब तक मिल रहे जन समर्थन से उत्साहित है। पार्टी को लगता है कि रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन इससे न सिर्फ संगठन मजबूत होगा, बल्कि लोगों के बीच जाकर लोगों को असल मुद्दे समझाने में मदद मिलेगी। हालांकि यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसे इस बात का भी अंदेशा है कि बीजेपी की तरफ से हमले और बदनाम करने की कोशिश और तेज होगी। कन्याकुमारी से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े इलाके मानसून की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इस वजह से कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल चावल के फसल की बुआई करीब 38 लाख हेक्टेयर तक घटने का अनुमान है। इसकी वजह से चावल का उत्पादन इस साल 100 लाख टन से 120 लाख टन तक घटने की आशंका है। इसे देखते हुए नए सीजन में चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए गुरुवार रात सरकार ने गैर बासमती चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर 20% तक निर्यात शुल्क लगा दिए और टूटे चावलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिमांशु की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश,
बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मॉनसून की बारिश औसत से काफी कम होने का सबसे ज्यादा असर चावल की बुआई पर पड़ा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा, कमजोर बारिश की वजह से इस साल धान की बुआई 38,06,000 हेक्टेयर कम इलाके में होने का अनुमान है। इस वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल का उत्पादन करीब 100 लाख टन तक घटने का अनुमान है। हालात और खराब हुए तो उत्पादन 120 लाख टन तक घट सकता है। जहाँ कहीं पर कम हुई है और कुछ जगहों पर जहाँ पर बारिश अच्छी हुई है, ज्यादा एरिया है वो, तो यील्ड बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन लॉस एंड में ना हो। अभी तो ये खाली बिल्कुल स्टैटिस्टिकल फिगर है कि इतना एरिया, इतनी यील्ड, इसके बेसिस पर कितना अनुमान है सर? मतलब 100 लाख टन का उन्होंने अनुमान लगाया है पूरे साल का खरीफ सीजन। हालांकि खाद्य सचिव ने दावा किया कि अगर उत्पादन इस साल कुछ कम भी हुआ तब भी देश में जरूरत के मुताबिक चावल का स्टॉक उपलब्ध रहेगा। ये अभी तक का जो आपका एक्सपोर्ट है करीब 72 लाख मीट्रिक टन का है। लास्ट ईयर नॉर्मल प्राइस थे मार्केट में और आपका एक्सपोर्ट 212 लाख मीट्रिक, तो करीब 150 लाख मीट्रिक टन का आपके पास सरप्लस। अगर प्रोडक्शन फिगर्स वैसे ही रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार प्रोडक्शन हमारा थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद थी, तो अगर बारिश की वजह से कुछ 2-3% कम भी होता है तब भी हमारा प्रोडक्शन हो सकता है लास्ट ईयर के लेवल पे रहे। उस सिचुएशन में हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो राइस की सफिशिएंट होगी डोमेस्टिक कंजम्पशन। उधर गैर बासमती चावल की कीमतें थोक और खुदरा बाजार में बढ़ने लगी हैं, लोग परेशान हैं। इस साल कमजोर मॉनसून की वजह से चावल का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले करीब 100 से 120 लाख टन कम होने का अनुमान है और इसकी वजह से जो बाजार में जो अर्थव्यवस्था है चावल की, उस पर भी असर पड़ रहा है। सेला चावल में ज्यादा तेजी आई है। कितना? ये जो चावल नॉर्मल चावल थे जो 25-27 रुपए किलो थे वो 35 रुपए किलो चावल हो गए और जो 80 रुपए किलो चावल तो फिर 95 रुपए के जी चावल 95 तक। हाँ जी, यानी 15 से 20% अलग अलग जो गैर बासमती चावल हैं उसकी कीमतों पर असर पड़ा। असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। ये कितने दिन में? 1 महीने में? ये 1 महीने के अंदर। पता नहीं क्या है, पीछे से तो बाढ़ आ रही है, चावल नहीं हो रहे, पीछे से यही वजह हो रही है। जो आपके पास ग्राहक आते हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया मिलती है? उनसे क्या रोज चीजीबाजी होती है, कहते कल 30 रुपए किलो दिया, आज 32 रुपए किलो, कल 35 रुपए किलो दे रहे हैं। जी सर, इसका कीमत तो कम करना चाहिए सरकार को। हम सबको मुश्किल हो रहा है इसमें, जो है घर चलाना, किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। जो खाने पीने के सामान है वो महंगे होते जा रहे हैं। जी सर, ये सब महंगा होते जा रहा है। तेल, चावल हुआ, आटा हुआ, ये सब तो महंगा ही होता जा रहा है, तो इसका तो थोड़ा कम कीमत करना चाहिए। जाहिर है महंगाई रोकने की जद्दोजहद में जुटी सरकार के लिए चावल के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।